हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ATGT का जो न्यू वैकेंसी आने वाला है उसकी क्लासेस हैं। आज से मैं क्लासेस शुरू कर रही हूँ। तो और चलिए आज से क्लास शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसमें सबसे नंबर पे पहला क्वेश्चन जो है वह रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसमें ऑप्शन है कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास। तो कौन हो जाएंगे? तो इसकी ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन जो है तुलसीदास, ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, या जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक जो है वह ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कामायनी किस प्रकार का काव्य है? कामायनी किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है, मुक्तक काव्य है? तो कामायनी जो है वह एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार है, प्रेमचंद्र है, इस्फाल है, अज्ञे हैं? तो गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है इसमें रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भामा है, दंडी है, भरत मुनि है, आनंदवर्धन है? तो कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भरत मुनि जो है वह रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जो है ये साकेत की रचयिता है। फिर अगला प्रश्न है कि गबन किस विधा की रचना है? गबन किस विधा की रचना है? नाटक है, या उपन्यास है, या कहानी है, या निबंध है? तो गबन जो है वह यह उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इनमें कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, लेकिन प्रेमचंद्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद। फिर अगला प्रश्न है कि अभिधा किसकी शक्ति है? अभिधा किसकी शक्ति है? तो अभिधा जो है वह शब्द की शक्ति होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है अगला प्रश्न यहाँ पे कि उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग सामान्यतः होता है? उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग सामान्यतः होता है? जैसे, क्योंकि, यदि, अथवा? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जैसे। जैसे जो है पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? चंद्रबरदाई को माना जाता है, सराफा को माना जाता है, अमीर खुसरो को, या कबीर को? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सराफा को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद बरदाई जो है ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? रामचरितमानस जो है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है कि सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता कौन है? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास जो है सूरसागर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि साकेत के रचयिता कौन है। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि कामायनी के रचयिता हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 6 नंबर प्रश्न का। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गोदान के लेखक हैं। गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक प्रेमचंद हो जाएंगे। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है अभी, तो उसमें भी इतने इजी क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम लोगों को लगता है कि क्वेश्चन जो है बहुत टफ आएंगे और हम इजी को छोड़ देते हैं, इजी क्वेश्चन को पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हमको इजी और टफ दोनों पे ध्यान देना है। कठिन और सरल प्रश्नों को दोनों को साथ में पढ़ना है, ताकि दोनों की अच्छी से तैयारी हो पाए। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मैला आंचल के लेखक हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक फरीश्वरनाथ रेणु है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेणु जी। अगला प्रश्न है कि रश्मिरथी के रचयिता हैं। रश्मिरथी के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निराला का पूरा नाम है। निराला का पूरा नाम क्या है? तो निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, सीधे सीधे उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पे है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आपके भरत मुनि हो जाएंगे। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अलंकारों के मुख्य भेद होते हैं। तो अलंकारों के मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं? तो शब्दालंकार, अर्थालंकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि उपमा किस प्रकार का अलंकार है? उपमा अर्थालंकार होता है या शब्दालंकार होता है? तो उपमा जो है, उपमा आपका कैसा होता है, कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अर्थालंकार होता है। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। फिर करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उसके बाद से है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शब्द की शक्तियाँ कितनी मानी गई हैं? तो शब्द की शक्तियाँ 3 मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? तो 3 मानी गई हैं शब्द की शक्तियाँ। कौन कौन सी? तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 शब्द शक्तियाँ कितनी मानी गई हैं? 3 मानी गई हैं। कौन कौन सी मानी गई हैं? तो अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। अभिधा क्या है? तो अभिधा जो होती है वह शब्द की मुख्य शक्ति होती है। शब्द की मुख्य शक्ति होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? ये सबको पता होगा कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन आपके होते हैं 33 होते हैं व्यंजन। फिर अगला प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। अगला प्रश्न है समास के मुख्य भेद हैं। समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? समास के मुख्य भेद 6 होते हैं। अगला प्रश्न है तत्पुरुष किसका भेद होता है? तत्पुरुष किसका भेद होता है? तत्पुरुष जो होता है वह समास का भेद होता है। फिर अगला प्रश्न है कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं? तो संज्ञा के मुख्य भेद आपके 5 होते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद 5 होते हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि क्रिया किससे कहते हैं? तो क्रिया जो है वह कार्य या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ जो है प्रचलित विशेष अर्थ वाला वाक्यांश जो होता है वह मुहावरे का अर्थ होता है। फिर अगला प्रश्न है
लोककृत्य क्या होती है? लोककृत्य क्या किसे कहा जाता है? तो ये होता है लोक में प्रचलित पूर्ण कथन को हम लोककृत्य कहते हैं। फिर अगला है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। अगला प्रश्न है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से, किसे किसे माना गया है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ? तो जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रा नंदन पंत को और महादेवी वर्मा को, ये लोग छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो ये हुआ कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत सोच रहे होंगे, आप लोग की बहुत इजी है, लेकिन इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पहले हम सरल से ही कठिन पे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।